देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़ाई जा रही है एवं प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, यानी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। 6 to 8 एनसीईआरटी संपूर्ण कराई जा रही है, वो भी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की संपूर्ण एनसीईआरटी कराई जा रही है। और कक्षा 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है और कक्षा 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है। हमारे अतीत फर्स्ट हो चुकी है और हमारे अतीत सेकंड स्टार्ट होने वाली आज से पहली क्लास है। आज हमारे अतीत सेकंड की जो स्टार्ट होने जा रही है और हमारे अतीत फर्स्ट की कक्षा 6 की पूरी क्लासेस की 11 क्लासेस थी, 11 चैप्टर थे, तो सारे हो चुके हैं। तो आप सभी जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दी गई है और सीटेट के सेकंड पेपर के प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराए जा रहे हैं, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। और आप सभी लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके, आपको पता चल सके कि कब क्लासेस लग रही हैं और कौन सा चैप्टर क्या चल रहा है, तो आप सभी देख सको। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। एवं आप सभी देखते तो सभी हो, लेकिन लाइक भी नहीं, आधे से ज़्यादा लाइक भी नहीं करते, ना सब्सक्राइब, ना ही पूरा वीडियो देखते, कुछ नहीं, और ना ही वो शेयर करते। तो आप सभी पहले शेयर भी कर दीजिए सभी को, जिसको दे चाहिए है कि 6 to 8 पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। ज्योग्राफी हो चुकी है, हिस्ट्री कक्षा 6 की हो चुकी है, 7 की आज स्टार्ट होने जा रही है। हमारे अतीत 2 यानी कक्षा 7 का फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा जल्दी से जल्दी सीटेट पेपर आने से पहले जितने भी पेपर 6 to 8 वालों के जितने भी इतने मतलब सिलेबस में जिसका भी 6 to 8 है ना एनसीईआरटी का, तो उनका जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। अगर कि आप शेयर करो सभी को, और सभी को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तो आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट दिया जाएगा और आपका पूरा सिलेबस हो सकेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे अतीत 2 कक्षा 7 के लिए हिस्ट्री की पुस्तक, कक्षा 7 के लिए हिस्ट्री में क्या कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, पूरे 10 ही चैप्टर हैं, जो कि कक्षा 6 की हिस्ट्री में, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में 11 चैप्टर थे। इसमें 10 चैप्टर हैं, जो कि डेली वाइज क्लासेस आती हैं 8 बजे शाम को। डेली वाइज क्लासेस 8 बजे शाम को डलती है। आप सभी देखिए और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो सके, जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो सके, आपको मदद मिल सके कंटेंट से। और इसमें कक्षा 7 में पहला चैप्टर ये रहा, दूसरा है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा, उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासन और इमारतें, नगर, व्यापारी और शिल्पकार, शिल्पीजन और जनजातियां, खानाबदोश एवं जगह बसे हुए समुदाय, ईसो से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस प्रकार से हमारे कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी में। कक्षा 7 की बुक में कितने? 10 चैप्टर हैं, जो कि स्टोरी वाइज संपूर्ण चैप्टर स्टोरी वाइज कराए जाएंगे, कहानी वाइज, तो आप सभी को अच्छे से समझ आएंगे। और आप स्टोरी वाइज चैप्टर लगाओगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन आंसर लगा पाओगे। तो इसलिए अच्छे से देखिए, समझिए और शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आपको बहुत मदद मिल सके। बहुत हेल्पफुल चैप्टर हैं, क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एमपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, कोई भी टेट हुआ, सभी के लिए जिसका सोशल साइंस है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो आप सभी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सबको मिल सके कंटेंट, क्योंकि देखो संपूर्ण पढ़ाया जा रहा है और डेली वाइज क्लासेस भी मिलेगी आपको, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जाएंगे, जिससे आपको कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 to 8 एनसीईआरटी का जिसका सोशल साइंस का है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। और जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, पिछली क्लासेस देखिए, क्योंकि लिंक वाइज है, उससे ये जुड़ा, इससे अगला जुड़ा होगा, इस प्रकार से क्लासेस दी गई हैं। तो आप पिछली प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो संपूर्ण हिस्ट्री अलग है, सब अलग अलग हैं, तो आप सभी जाकर देख लीजिए उसमें प्ले लिस्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जो हजारों वर्षों के दौरान क्या किया होगा उनकी पड़ताल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 12वीं क्या है यहाँ? 12वीं सदी के भूगोलविद्ता, 12वीं सदी के भूगोलविद्ता अल बद्रीसी का
बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया, जो 12वीं सदी में भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तल तक दिखाया गया है। देखो जैसे यह नक्शा हमारा, इसको उल्टा दिखाया गया है। जो अल इद्रिसी ने है ना, भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 12वीं शताब्दी में कैसा दिखाया कि जो दक्षिण क्षेत्र है, जो दक्षिण क्षेत्र उसको दिखाया उत्तरी भाग में, और जो उत्तरी भाग है ना उसको दिखाया क्या दक्षिणी भाग में। इस प्रकार से भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 12वीं शताब्दी में दिखाया है सब। चलो आगे, पहला मानचित्र, ठीक है। अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था ये मानचित्र का। अरब के हैं भूगोलवेत्ता, जो अरब के भूगोलवेत्ता हैं अल इद्रिसी ने 1854 में बनाया था ये मानचित्र पहला, जो कि वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। जो कि ये मानचित्र बनाया गया जो अल इद्रिसी के द्वारा, वो 1154 में बनाया गया एवं दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है ये। और मानचित्र टू एक फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा बनाया गया, जो 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे ही एक इलाके के हैं, मगर इसमें काफ़ी अंतर है। दोनों ही मानचित्र एक ही इलाके हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है कि पहला बनाया गया था 1154 में, दूसरा बनाया गया 1720 में बनाया गया था। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं। जो अल इद्रिसी हैं उन्होंने कैसा बनाया मानचित्र कि जो दक्षिण भारत उस जगह पर बनाया है जो आज का उत्तर है, ठीक है। श्रीलंका का द्वीप उस तरफ बनाया जगहों के नाम उस तरफ बनाया जहां आज का उत्तर है, मतलब उल्टा बना दिया। जो आज का है वो पहले का उल्टा है, इस प्रकार से। और उन जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। उन जगहों के नाम क्या में दिए गए हैं कि अरबी में। और मानचित्र टू 18वीं शताब्दी के आरंभ में गिवलाम द लिस्ले के द्वारा एटलस नुवो के अनुसार उपमहाद्वीप बनाया गया। दूसरा बनाया गया 18वीं शताब्दी में, पहला बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। और दूसरा तो सीधा ही बना जैसा आज का मैप है उसी के अनुसार बनाया। ये इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये दूसरा वाला है इस प्रकार से, ठीक है। पहला वाला बनाया गया था 12वीं शताब्दी में, दूसरा वाला बनाया गया 18वीं शताब्दी में। और पहला वाला किसने बनाया था? तो पहला वाला अल इद्रिसी ने बनाया था, और दूसरा वाला गिवलाम द लिस्ले ने बनाया था। अब आगे इसके डिटेल्स पढ़ते हैं क्या है इनमें। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। इसमें जो अभी मानचित्र दिखाया ना मैंने, उसमें जाना पहचाना एक नाम भी दिया गया है। कौन? उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र टू पहले मानचित्र के बनाने के लगभग, जो मानचित्र टू है ना, वो पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था दूसरा मानचित्र। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि ये आधुनिक काल जैसा बना, और उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा, जैसे कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जो यूरोप के नाविक थे, व्यापारी, अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का क्या इस्तेमाल किया करते थे। एवं आगे पढ़ते हैं हम कि इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों और नक्शों का लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का काफ़ी भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता था। नई और पुरानी शब्दावली के अनुसार पढ़ते हैं हम। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ ऐतिहासिक कबीले कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही बदलती रहती। उदाहरण के लिए
मध्ययुग की फारसी आधुनिक की फारसी भाषा से भिन्न है। कई जैसे कि भाषाएं बदलती रहती हैं समय के अनुसार। उदाहरण के लिए जैसे कि मध्ययुग की फारसी भाषा है और आधुनिक भाषा से भिन्न है। जो मध्ययुग की फारसी भाषा है वो आधुनिक भाषा से क्या है कि भिन्न है। और ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते थे। एवं उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। एवं दोस्तों थ्योरी वाइज पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी थ्योरी पढ़िए तो आपको क्वेश्चन आंसर लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय क्या था कि किसके लिए प्रयोग किया था? मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का किसके लिए प्रयोग किया था? तो उन्होंने किया था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए किया था। जो इतिहास जब फारसी के इतिहास कहाँ के इतिहास फारसी के इतिहास मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में जो स्थित इलाके हैं उनके लिए। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते हुए एवं सल्तनत के प्रचार के साथ साथ शब्द में अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। एवं लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त किया गया। हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं, वह पहले नहीं जुड़े थे। इस प्रकार से क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। जैसे विदेशी पहले मतलब अतीत में शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ निकलते थे। जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द लेते हैं हम, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। आज हम मानते हैं विदेशी शब्द को क्या? ऐसा शब्द जो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। और मध्य युग में क्या मानते थे हम? इसको विदेशी शब्द को मानते थे मध्य युग में कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो तो वो विदेशी कहलाता था। कौन? आज हम मानते हैं कि जो भारतीय के ना हो वो विदेशी है, लेकिन जो पहले माना जाता था कि अनजान व्यक्ति आते थे गाँव में एवं उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो उसे विदेशी मानते थे। जैसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी मानते हैं। जैसे व्यक्ति को हिंदी में क्या बोला जाता है? परदेसी। फारसी में अजनबी कहा जाता है। जैसे जो विदेशी इंसान है ना उसको हिंदी में परदेसी कहा जाता है एवं फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। जैसे किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी माना जाता था। देखो दोस्तों लाइटा कर लिया है। देखिए दोस्तों लाइटा करके रखा है हमने पहले से इस बुक को, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा पढ़ा है, छाना है कि कौन सी लाइनें आपको कौन से वाक्य आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसी लाइन को लाइनें करके रखा है तो आपको
जो लाइनें जो लाइटा करके रखा है ना, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको पूरी बुक ना पढ़ना पड़े, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ना पड़े। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते थे, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से पिछली बुक में, जो पिछले साल में कक्षा 6 की बुक में पढ़ चुके हैं। हम किसके बारे में, सीधा सवाल, गुप्त वंश शासकों एवं हर्षवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। हर्षवर्धन के 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, सत्यापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। और कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। एवं आगे पढ़ते हैं। कागज का मूल्य किस प्रकार से, इन दो मतलब कागज का मूल्य आप जान सकते हो किस किस के लिए प्रतिलिपि की जरूरत पड़ती है। कागज का उतना ही उपयोग पड़ता है जितना कि बहुत पहले नहीं पड़ता होगा, जितना कि आज पड़ता है। कागज की उपयोगी आज कितना महंगा हो गया है, यही दिया गया है, कुछ खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ में दिया गया है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा। चलो ये पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोक धर्म ग्रंथ शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। किसका, कागज का आदि लिखने के लिए उपयोग करने लगे। एवं धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, जैसे कि उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे, क्योंकि हाथ से ही बनाते थे। पहले थोड़ी ये सब कुछ मिलते थे, पांडुलिपियाँ ये सब कुछ पहले हाथ से ही बनाए जाते थे। जैसे कि जिसमें लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देखिए अच्छे से कि ये लिपिक बैठा है ना, जो ये लिपिक जो बैठा है ना, ये किसी पांडुलिपि की क्या नकल कर रहा है। देखो ये वाला जैसे ये बैठा है, किसी भी पांडुलिपि की दूसरी पांडुलिपि में क्या कर रहा है, ये नकल कर रहा है इस पांडुलिपि की, इसमें ये व्यक्ति नकल कर रहा है। इस प्रकार से बनाए जाते थे पहले। और उसमें देखो ऐसी भाषा लिखी जाती थी जो कि आज आप नहीं समझ पाओगे। देखो इस प्रकार की भाषा लिखी जाती थी। जो दाएं साइड है, जैसे जो बाएं साइड है वो भाषा कैसी है, फारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। जैसे फारसी अरबी शब्दों में लिखी गई है। जो बाईं शब्द है ना, ये बाईं शब्द की भाषा है ना, जो उस भाषा को क्या बोलते हैं, नस्तलिख लिपि। इस भाषा को बाईं साइड की भाषा को क्या बोलते हैं, नस्तलिपि। क्या बोलते हैं दोस्तों, नस्तलिपि बोलते हैं, जो कि बैठ जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे हुए हैं। एवं जो कि बाएं साइड है, बाएं साइड की भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग, सीकस्त लिपि इसको बोलते हैं, सीकस्त लिपि। जो ये भाषा है ना, ये इस तरफ की दाएं साइड की भाषा को बोलते हैं सीकस्त लिपि। एवं नस्तलिख लिपि बोलते हैं ये बाएं साइड की भाषा को। एवं इस प्रकार की भाषा पहले पांडुलिपियों में लिखी जाती थी, जो कि आज हम पढ़ने योग्य नहीं है। आज हम उन भाषा को पढ़ नहीं सकते हैं, तो पहले लिखी जाती थी। जो पढ़ पाता है उन्हीं लोगों ने इन्हें पढ़ के बताया कि इस प्रकार की भाषाएं हैं। और प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे तौर पर बदल सकते थे एवं उन्हें कई प्रकार से बना सकते थे। आगे चलते, कई बार लेखक स्वयं ही समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन किया करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने
14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं जो कौन है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबी हुई थी। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 14वीं शताब्दी में कौन से इतिहासकार ने पहली वृत्तांत में पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। क्या ये पांडुलिपियों में लिखवाया गया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तो इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट हर लाइन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में देखिए और आप इसको ध्यान से पढ़िए। सन 700 और 1750 के बीच, सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भरी चुनौती रखता था एवं इसे पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं एवं जैसे कि सिंचाई में राहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा। उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू जैसे कि नई तरह का खान पान क्या आया, उपमहाद्वीप में क्या आया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान क्या आ गया 1700 और 700 एवं 1750 के बीच। क्या आया? तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी आए हमारे नए खान पान के उपयोग। एवं जैसे राहट बताया ना मैंने, राहट किस प्रकार का है मैं नीचे बता दी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था क्या, राजपूत। चलो पहले राहट देख लेते। राहट होता है इस प्रकार से, जो आया था ये है राहट हमारा, इस प्रकार का राहट होता था। आज भी कहीं कोई गांव में ही होगा, अगर होगा तो, वरना कहीं नहीं है आजकल ये राहट। पहले के ज़माने में रहते थे ये सब। और महत्व बढ़ा जैसे कि कुछ समुदायों का महत्व बढ़ा, जैसे कि इन समुदायों के बारे में पढ़ते हैं। एक समुदाय था जो राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राज का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे एवं यह युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करते थे। अफसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों के कार्य करने की जात होती थी। आदि समूह ने भी उठाया था एवं उठाया है ना इसका नाम। फिर है पर्यावास यानी पर्यावरण। हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़े हम। पर्यावास जैसे पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थल एक छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कुछ कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारिया, मठों, मंदिरों को प्रभावित होने लगे एवं कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन भी होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती भी करते थे। इस प्रकार से कई लोग अन्य काम करने लगे, अन्य जगह जाकर। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा एवं नीचा दर्जा दिया जाने लगा। इस प्रकार से दर्जे स्थायी नहीं थे, दर्जे बदलते रहते थे एवं इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। एवं क्षेत्र और साम्राज्य जैसे चोल, तुगलक, मुगल जैसे कई 3 बड़े राज्य थे। जैसे इनके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे।
दिल्ली के सुल्तान भी गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली के सुल्तान भी गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में जिनकी गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, जैसे कि अध्याय 2 में बताया जाएगा इनके बारे में। और उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था, और जिससे संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। जैसे गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग सेना में आगे थे। जैसे कि इस प्रकार से इसमें पढ़ते हैं हम। जैसे मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मवालिक अल अबसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, जैसे कि इस प्रकार से मानचित्र में सारे प्रांत दिल्ली यहाँ पर है, जो कि दिल्ली के अनुसार इस आने वाले प्रांत को शामिल किया गया। इस प्रकार से प्रांत हैं हमारे, इस प्रकार से मानचित्र में रहते। कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई दे रहे, आगे पढ़ते हैं हम। जैसे कि इनमें बहुत सारे प्रांत आ जाते थे। सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंग, द्वार समुद्र, मावार, इस प्रकार से कई प्रकार के आ जाते थे इसमें साम्राज्य और शासन। जैसे नगर पलायन करते थे जो लोग। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। इतिहासकार है ना जो विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते भी हैं। एवं आगे पढ़ते हैं हम भाषा तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मुहवरी तमिलनाडु में, गोंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदी भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती थी भाषा। एवं अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। इस प्रकार से सन 1700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे एवं उनकी भाषा एवं संस्कृत विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। इस प्रकार से कई प्रकार के बदलाव आ चुके थे। और एवं इसमें यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। पहले जो मुसलमान थे ना, पहले कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले जिसमें हर व्यक्ति को क्या मानते थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो रही। पढ़ते हैं जिसमें लोग अल्लाह की सत्ता को स्वीकार मानते थे एवं उसमें करुणा, उदारता एवं प्रेम, आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगते थे एवं उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो लेकिन गले लगते थे। कई शासक इस्लाम इसके विद्वान धर्मग्रंथियों और न्याय शास्त्रियों और उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया भी होते थे। पैगंबर साहब के दामाद अली सिया भी थे मुसलमानों में, जिनमें पैगंबर साहब के दामाद
दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी भी थे, कुछ शिया थे, कुछ सुन्नी भी थे। खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में इन्फी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने को ही नहीं मानते थे। उनका नजरिया यह था कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन के आने वाले परिवर्तनों के द्वारा बदलता रहता है, इस प्रकार का मानना था। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की 3 युगों में बांटा था। जैसे कि भारत के इतिहासकारों को 19वीं सदी में भारत में 3 युगों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। यह विभाजन में विचार पर आधारित था। जैसे कि पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े होंगे, जो पहले हमने कक्षा 6 में इतिहास पढ़ी है, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। उस क्लास में, उस बुक में, जैसे हम 11 अध्याय पढ़ चुके हैं कक्षा 6 के, उसमें कई प्रकार के प्राचीन समाजों का समावेश था। जैसे शिकारी, संग्रहक, प्रारंभिक दौर, ये सब हमने कक्षा 6 में पढ़े हैं। दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे, जो हम आज इस 7 की बुक में इतिहास पढ़ेंगे, उसमें प्रहा मध्यकाल का इतिहास पढ़ाया जाएगा। जो आप सभी जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्लास 6 की पूरी 11 अध्याय पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिसमें हमने प्राचीन के बारे में पढ़ा है। अब हम कक्षा 7 की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में। इसमें आपको कृषक समाज एवं सब कुछ के बारे में बताया जाएगा, एवं हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, सभी के में, और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, हुआ होगा कुछ परिवर्तन, पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है हमें। इस प्रकार से हमारा चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। हमने पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं डिटेल्स में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ा है चैप्टर में। और यहाँ वहाँ का पढ़ना ही क्यों, मोस्ट ही पढ़ना है। पांडुलिपि, जैसे कि पांडुलिपि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और हम सही गलत पढ़े, इनमें से सही गलत के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। एवं रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, जो कि कुछ रिक्त स्थान आप लगाओगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है थ्योरी में, वो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है। सन 1700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलती हैं। सन 1700 के बाद के काल में संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है, मिलते हैं अभिलेख, तो ये हमारा कैसा है, गलत है। और इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। इस काल के दौरान में मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये सही है, करी है, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ चुकी है। थ्योरी जो पढ़ लेता है वो क्वेश्चन आंसर लगा ही ले जाता है। इसलिए आप सभी पूरी थ्योरी पढ़िए, जिससे आप क्वेश्चन आंसर आसानी से लगा सको। किसी केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये सही है, क्योंकि कर दिए जाते थे उखाड़ कर बाहर। एवं सुल्तान गैसुद्दीन बलवन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। गलत, क्योंकि ये कहाँ मणिपुर असम साइड नहीं गया, वो तो कहाँ पूर्व क्षेत्र से दक्षिण होते हुए पश्चिम साइड आया था। तो इसमें कश्मीर नहीं आएगा, कश्मीर मणिपुर आ भी सकता है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, फिर खाली स्थान आपको लगाने, ये आप लगा के बताओगे कि कौन में क्या है। चलो पहला मैं बता देती हूँ। अभिलेखागारों में पांडुलिपियाँ एवं दस्तावेजों को रखा जाता था।
जो अभिलेखागार है ना, इनमें पांडुलिपियाँ एवं दस्तावेजों को रखा जाता था। अब ये आप बताओगे, ठीक है, ये आप बताओगे खालिस्तान। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, कौन था? एक लास्ट में बता दे, उसका नाम है बर्नी। बर्नी आगे का तुम बताओगे, बर्नी बता दी, उसकी कास्ट आप बताओगे और फसलें भी आप बताओगे। जैसे मक्का मेरे मुंह से निकाली जाता है, फिर भी आप लगाओगे इसका, आप पहले लगाना रोक करके फिर मेरा सुनना, ठीक है। फसलें भी इस प्रकार से मैंने आपको सब पढ़ा दिया है संपूर्ण। और 6 to 8 NCERT संपूर्ण पढ़िए आप थ्योरी सहित इस चैनल पर, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पढ़ लोगे, कोई भी एग्जाम लगा लोगे, और किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन के लिए मत बैठिए, हर बार बोलती हूँ मत बैठिए, आप एग्जाम की तैयारी करिए संपूर्ण, क्योंकि ये थ्योरी लगाइए। थ्योरी लगाओगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, तो आपकी चिंता मुक्त हो जाओगे और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे और आपका निकल जाएगा एग्जाम। कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि थ्योरी पढ़िए और पेपर लगाइए, MCQs लगाइए, बस यही होता है। और अगली स्टोरी अगली क्लास में मिलेगी आपको, तो अगली क्लास के लिए इंतजार करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।